नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसी में हिंदी साहित्य के इतिहास के हमारे 12 भाग इस चैनल पे हो चुके हैं। आदिकाल पढ़ चुके हैं और भक्ति काल में हम चल रहे हैं, और इन्हीं के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को भी हमने शुरू किया है। और सबसे पहले हमने कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक को चालू किया है। एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न है कि मैम आप सेकंड ग्रेड का पढ़ाओ, कोई कह रहा है आप फर्स्ट ग्रेड का पढ़ाओ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 ये सभी सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो ये जो मैं पुस्तक आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 12 की, ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी आएगी और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी आएगी, दोनों के लिए आएगी। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। 3 पार्ट के नोट्स हम बना चुके हैं और आज ये हमारा चौथा पार्ट है। पहले जो हमने पार्ट लिया वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का था, और अभी जो हमारे पास पार्ट है वो पार्ट जो है अब चौथे नंबर का है, कक्षा 12 की अंतरा किताब का, वो है केदारनाथ सिंह। तो देखिए, चौथा पार्ट है कक्षा 12 की अंतरा बुक का नाम है अंतरा, ठीक है, कक्षा 12 केदारनाथ सिंह। अब हम देखेंगे इनका जन्म। तो आपको हेडिंग डालनी है, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें पाठ का नाम केदारनाथ सिंह, जन्म लिखिए इनका 1900। केदारनाथ सिंह का जन्म जो है वो 1934 में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में। तो पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चकिया में 1934 में हुआ। जहाँ मैं बोलूँ वहीं लिखना है, बाकी मेरे साथ साथ आपको पढ़ना ज़रूर है, इसका ध्यान रखिएगा। शिक्षा बीए बनारस के उदय प्रताप कॉलेज से, एमए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। उपाधि क्या थी? पीएचडी आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। कार्य क्या था इनका? इन्होंने अध्यापन कार्य किया बनारस, देवरिया, गोरखपुर, नई दिल्ली में, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे। लेखन कार्य इनका किस किस में रहा? अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में इनकी कविताएं शामिल की गई है। दूसरी लाइन आपको ये उतारनी है, ये लिखनी है कि अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक में केदारनाथ सिंह की कविताएं शामिल की गई है। क्योंकि कितनी बार पूछा जाता है कि केदारनाथ सिंह का संबंध अज्ञेय के किस तार सप्तक से है, तो फिर आपका प्रश्न, आपका उत्तर होगा तीसरे तार सप्तक से है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। केदारनाथ जी हिंदी की साठोत्तरी कविता धारा के विशिष्ट रचनाकार है, जो पिछले 5 दशकों से रचना कर्म में लगे हुए हैं। यहाँ तक आपने 2 पॉइंट लिख लिए होंगे। अब अगली आती है हमारी रचनाएं, और जैसा कि आपको पता है कि रचनाएं हमें सारी की सारी लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके और इस पुरस्कार तक आपको सारा अपनी नोटबुक में लिखना है। पहली रचना देखेंगे, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके? अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस, जमीन पक रही है, कौन कौन से हैं ये यहाँ लिखे हुए हैं। अब आलोचना कौन सी है? कल्पना और छायावाद, ये केदारनाथ सिंह की आलोचना है। निबंध संग्रह कौन से हैं? मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, ये केदारनाथ सिंह के क्या है? निबंध है। और इम्पोर्टेंट तथ्य आता है कि किस रचना पर केदारनाथ सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अकाल में सारस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथ में ये भी नोट कर लो, 1989 में मिला, ठीक है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर 1989 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक लाइन आप और लिख लीजिए जो इसमें नहीं है, वो लिखिए आप। अगली लाइन लिखिए, केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
ये अगली लाइन मैं बता रही हूँ आपको। केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। कौन कौन से हैं मैं नाम बता देती हूँ, वैसे नाम नहीं पूछे जाते हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बाग, टॉलस्टॉय और साइकिल, ये क्या है, इनके 7 काव्य संग्रह जो कि प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया होगा और मैंने जो पॉइंट बताया वो लिख लो। अब हम इनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ते हैं। तो आपको ये काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। केदारनाथ सिंह नई कविता धारा के वरिष्ठ रचनाकार हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में संवेदना, विचार की उपस्थिति उन्हें सहज और प्रभावपूर्ण बनाती है। सौंदर्य और प्रेम से युक्त काव्य है इनका। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आगे देखिए, आगे हमारे सामने केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये मैंने कक्षा 12 की अंतरा की अभी इस वक्त 2021-22 के सेशन में जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में किताब चल रही है, उन्हीं किताब के पाठों से मैंने ये रचनाएं जो है वो यहाँ ली है। जो ये आपको दिख रही है, ये अभी के सत्र की है, इसी सत्र की। ठीक है, ये इसीलिए ली है क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी कविताएं नहीं दी है। ये जो बुक है नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये वाली, ये अलग किताब है। ये निदेशालय की है, दिल्ली निदेशालय से। इसमें केवल व्याख्या दी गई है और ये यहाँ पर मैंने उस किताब से इस सत्र में जो चल रही है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उनको लेकर यहाँ पर पूरी कविता या जो भी इनकी रचना है वो लिख दी है ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनारस कविता को। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए ये बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है। किसमें? बनारस में। ये बनारस, इसमें पूरा वर्णन बनारस का किया गया है। और एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि पूरे बनारस शहर का सजीव चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? सजीव चित्रण। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं और अभी नहीं लिखनी है, मैं पाठ पढ़ाऊंगी, बाद में ये लाइन अपने आप आ जाएगी। अभी आप मेरे साथ इस कविता को ध्यान से पढ़िए। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से। ये दो जो नाम है ना, लहर तारा और मडुआ डीह, ये मोहल्लों के नाम है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बनारस और उसके ब्रैकेट में लिखिए केदारनाथ सिंह। पता होना चाहिए कि केदारनाथ सिंह की है। अब नीचे आप लिखिए कि बनारस पाठ में आए लहर तारा और मडुआ डीह शब्द जो है वो मोहल्लों के नाम है। ये लाइन लिखिए कि बनारस पाठ में आए शब्द लहर तारा और मडुआ डीह बनारस के मोहल्लों के नाम है। यानी बनारस शहर के जो 2 मोहल्ले हैं उनके नाम, ये लाइन लिख लीजिए आप। उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यानी बहुत तेज तूफान आता है और तूफान के साथ साथ जब मिट्टी उड़ती है तो वो मिट्टी इतनी हो जाती है कि जीभ किरकिराने का मतलब है पूरे शहर में मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। समझ आया? आगे देखो, जो है वह सुगबुगाता और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। ठीक है, सुगबुगाना यानी क्या होता है? जागरण या जागने की क्रिया। सुगबुगाना का मतलब लिख लो, जागरण या जागने की क्रिया। और पचखियाँ, पचखियाँ का मतलब होता है अंकुरण, यानी किसी नए बीज का प्रस्फुटित होना, अंकुरित होना। ठीक है, आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। ये दशाश्वमेध क्या है? तो आप ऐसा करिए, लिखिए दशाश्वमेध और डैश करके लिखो। वैसे ये आपके शब्दार्थ में सारे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो शब्दार्थ में आप लिख लीजिए। पहला आप लिखिए लहर तारा और मडुआ डीह, आप लिख चुके हैं बनारस के मोहल्लों के नाम। उसके जो मेन शब्दार्थ में वही लिखवाऊंगी। सुगबुगाना
इसका मतलब है जागरण या जागने की क्रिया। पचकियों का मतलब है अंकुरण। और दशाश्वमेध का लिखिए आप, बनारस के एक घाट का नाम जहाँ पूजा स्नान आदि होता है। दशाश्वमेध का क्या लिखना है? बनारस के एक घाट का नाम जहाँ पूजा स्नान आदि होता है, यानी दशाश्वमेध यानी एक घाट का नाम है। ठीक है। और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदर की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो निचाट का अर्थ लिखिए आप, बिल्कुल या एकदम। निचाट यानी एकदम खालीपन या बिल्कुल खालीपन, ये लिखा है ना, निचाट खालीपन यानी बिल्कुल खालीपन, एकदम खालीपन। निचाट यानी या तो बिल्कुल या कॉमा लगा के लिखिए एकदम। ठीक है। अब अगला देखिए, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इस तरह खुलता है, इस तरह भरता और खाली होता है यह शहर। यानी वसंत आता है तब इस ये अलग दिखता है और वसंत चला जाता है तब ये अलग दिखता है। ठीक है। ये अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, ये जो रचना है ये पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ये रचना अभी पूरी नहीं हुई है। अब पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं, आधी रचना को हम फिर पढ़ेंगे। तो ये परिचय है बनारस कविता का। बनारस कविता का परिचय। बनारस कविता में कवि केदारनाथ सिंह ने बनारस के सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश का सजीव चित्रण किया है। इस लाइन को लिख लीजिए कि बनारस कविता में केदारनाथ सिंह ने बनारस के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का चित्रण किया है। यानी उत्तर क्या होगा? सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का चित्रण। इसमें आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का समावेश है। ठीक है। मृत्यु यहाँ किसी अंत के बोध से पैदा होने वाली हताशा का कारण नहीं बनती, बल्कि जीवन को नए सिरे से जीने की सीढ़ी है। यहाँ न तो हवन कुंड में से धुआं उठना बंद होता है और न चिताग्नि ठंडी होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बनारस शहर में जहाँ एक और मंदिरों में घंटों की गूंज गूंजती है, वहीं दूसरी ओर नदी के दूसरे किनारे पर शमशान घाट पर लाश जलती है, चिताएं जलती है। यानी नदी के इस पार जहाँ मंदिर में शंख दीप बज रहे हैं, आरती हो रही है, झनकार हो रही है, और नदी के इस ओर क्या हो रहा है? लोगों की चिताएं जल रही है। यानी दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको लिखना है, ये लिखो आप, जो है वह सुग बुगाता डॉट 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 कटोरों का निचाट खालीपन। ये यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए और फिर लिखिए कि इसके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। और कविता कौन सी है? बनारस। परीक्षा में पूछा जाएगा, जो है सुग बुगाता और कटोरों का निचाट खालीपन, यह पंक्तियाँ किस कवि की है या किस कविता से ली गई है? तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। ठीक है। अब आगे देखो, इसमें कवि ने बसंत के समय जागृति, उल्लास, नवीन चेतना का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अब व्याख्या क्या होगी इसकी? व्याख्या हम पढ़ लेते हैं जानकारी के तौर पर। ठीक है। जब बनारस शहर में बसंती हवा चलने लगती है तो जो सजीव है उसमें क्या होने लगता है? सुगबुगाहट। क्या होने लगता है? सुगबुगाहट। हमने देखा ना, जागरण की क्रिया, जागने की क्रिया होने लगती है, यानी उसमें जीवंतता आने लगती है। कब? जब बसंती हवा चलती है। जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता उसमें भी अंकुरण होने लगता है, पचकियाँ होने लगती है। यानी जब बनारस में बसंत ऋतु आती है तो जो सजीव है उसमें तो क्या होती है? जीवंतता आने लगती है, सुगबुगाहट होती है। और जो निर्जीव है, यानी जिसने चेतना का रूप नहीं है, वह भी अंकुरित होने लगता है, वह भी प्रस्फुटित होने लगता है। अर्थात बसंत के आगमन से पूरे वातावरण में नया उल्लास और जोश आने लगता है। तो अगली लाइन आप लिखेंगे कि यहाँ पर बनारस पाठ में सुगबुगाहट और पचकियों का आशय किससे लिया गया? तो यहाँ पर बसंत के आगमन से पूरे वातावरण में नया जोश और उल्लास आने से
लिया गया है। ये जो सुगबुगाहट और पचकियाँ ही जो वर्ड लिया है ना, मतलब क्या है, बसंत के आगमन से पूरे वातावरण में नया जोश और उल्लास भरने से लिया गया है। ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगला है, आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का पत्थर भी मुलायम हो जाता है। देखो, हमने बड़ी बड़ी चट्टानें देखी है, चट्टानों से छोटे पत्थर देखे, और उन्हीं पत्थर से आपने छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, अपन जो हमारी भाषा में कहते हैं लोडियाँ या लोढ़ी, वो देखी है, बिल्कुल गोल हो जाती है। किसकी मार से? पानी की मार से। पानी में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी चट्टान को काट कर छोटी से छोटा पत्थर बना देती है। तो उसे गंगा के पानी से स्पर्श होकर घाट का पत्थर क्या हो जाता है? मुलायम। अब अर्थात क्या है, इसको कहाँ जोड़ा गया? आगे देखो, हमारे मन में व्याप्त कठोरता भी आस्था और भक्ति से क्या हो जाती है? मुलायम। यानी दशाश्वमेध घाट क्या करते हैं लोग? वहाँ बनारस पर जाते हैं तो वहाँ पर, बनारस क्या है? पवित्र तीर्थ स्थान ही है। तो जब व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके मन की आस्था और भक्ति से उसके मन में व्याप्त जो कठोरता है वो और क्या हो जाती है? नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है। यहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आँखें भी अजीब सी चमक से भरी रहती है। भिखारियों के कटोरों का एकदम खालीपन, निचाट का हमने क्या देखा था? एकदम खालीपन एक विचित्र सी चमक से भरा दिखाई देता है। अब ये विचित्र सी चमक क्या है? पैसा। क्योंकि भिखारियों के कटोरे किससे भरेंगे? पैसों से। क्योंकि इस तीर्थ स्थान पर व्यक्ति आएंगे, और व्यक्ति आएंगे तो दान दक्षिणा करेंगे, और दान दक्षिणा से भिखारियों के कटोरे क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। और बंदर की आंखों में चमक क्यों है? क्योंकि उनको भी खाने पीने को मिलेगा। अर्थात अब उनके खाली कटोरे भी दान दक्षिणा से लबालब भर जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ कि यहाँ कवि ने बनारस शहर का सजीव चित्रण किया है। क्या लिखोगे आप? सजीव चित्रण किया है। अब अगला देखो, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे। जो हमने पहले आधी पढ़ी थी उसका हमने वर्णन भी देख लिया, अब हम आगे का आधा पढ़ेंगे। इस तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। यानी यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो उसे ले जाते हैं अंधेरी गलियों से किसकी तरफ? गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यानी इस शहर में हर काम अपनी गति से, अपनी लय से और धीरे धीरे होता है। कैसे? धूल भी धीरे उड़ेगी, लोग भी धीरे चल रहे हैं, घंटे भी अपनी ताल में धीरे बज रहे हैं, और शाम भी धीरे धीरे हो रही है। अगला देखिए, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं है कुछ भी, जो कि चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरसों से। यानी सब काम धीरे धीरे हो रहा है, सामूहिक लय से हो रहा है, और ये जो धीरे धीरे मंथन की जो गति है, ये जो सामूहिक लय की जो गति है, इसने पूरे बनारस शहर को दृढ़ता से बांधा हुआ है अपनी लय में। और कोई भी चीज़ कहीं से नहीं हिल रही, गंगा भी वहीं है, गंगा के किनारे जो नाव बंधी है तटों पर वो भी वहीं है, और तुलसीदास जी जो खड़ाऊ पहनते थे, खड़ाऊ का मतलब होता है चप्पल, तो जो तुलसीदास पहना करते थे वो खड़ाऊ भी सैकड़ों बरसों से आज भी वहीं रखी है जहाँ पर कभी हुआ करती थी। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो जिसके पास बुक है वो बुक को लेकर बैठें, बुक को खोल कर बैठें, और जब मैं इधर पढ़ाऊँ तो अपनी बुक पर आपको फिंगर रखनी है एक छोटे बच्चे की तरह। देखो, आरपीएससी एग्ज़ाम है, बिल्कुल एक छोटा बच्चा होता है ना जो सबसे पहले प्ले ग्रुप या पहली क्लास में ए फॉर एप्पल सीखने जाता है, ऐसे अनार सीखने जाता है,
तब उसकी मैडम उसका हाथ पकड़ के उसको सिखाती है और वो बच्चा भी अपनी किताब को जब पढ़ता है, जैसे कमल कमल, तो वो उस पे उंगली रखेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आरपीएससी भी आपके लिए बिल्कुल एक नई सीढ़ी है और इस नई सीढ़ी में आपको अपनी उंगलियों का, अपने अपने क्या बोलते हैं, होठों का, अपने दिमाग का, अपने शरीर का सब जगह यूज़ लेना है। सारी ज्ञानेंद्रियों की ताकत आपको यहाँ लगानी है। बिल्कुल छोटे बच्चे की भांति पढ़ना, और मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की भांति ही पढ़ा रही हूँ। तो जब मैं इधर से कविता बोलती हूँ तो जिसके पास किताब है वो फिंगर रखेगा और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ वहाँ आपकी उंगली चलनी चाहिए। और ये बात आप मान के चलिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है कभी सही सांझ। क्या है अगला? सही सांझ का मतलब क्या होता है? शाम की शुरुआत। यानी ये जो सही सांझ है इसका मतलब है शाम की शुरुआत होना। कभी सही सांझ, बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। यानी कभी जैसे ही शाम की शुरुआत होती है, सही सांझ यानी शाम की शुरुआत, तो आप इस शहर में अचानक चले जाओ। और जब आप इस शहर में अचानक जाओगे, जब मंदिरों में आरती हो रही होगी, आरती का आलोक यानी आरती का प्रकाश हो रहा होगा, तब आप क्या पाओगे? तब आप देखिए ये पाओगे। क्या पाओगे? आगे पढ़ते हैं हम। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यानी उस वक्त आप इसे देखो कि ये कितना अद्भुत लगता है, इसकी बनावट ही आपको अद्भुत लगेगी। क्यों लगेगी? देखो अब बनावट कैसी है। आधा है जल में, आधा है मंत्र में और आधा है फूल में। यानी आरती हो रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और नदी के किनारे मंदिर है, तो आधा जल में, आधा मंत्रों में क्योंकि मंदिर में मंत्र उच्चारण, आधा फूल में यानी फूल चढ़ाए जा रहे हैं, आधा शव में यानी इधर तो हो रही है आरतियाँ और नदी के इधर हो रहे हैं शमशान घाट में शवों का विसर्जन हो रहा है। आधा नींद में और रात्रि है, आधे लोग नींद में हैं, आधा शंख में, मंदिरों में शंख बज रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। यानी यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोध की का आभास हो रहा है ना। यहाँ कौन सा अलंकार आ गया? यह तो आधा है और आधा नहीं है। लिख लीजिए इसको, अगर परीक्षा में ये लाइन आ जाए तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। अब आगे देखिए, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के। यानी ये बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है, और जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। यानी राख किसकी हो रही है? शवों की, और रोशनी किसकी हो रही है? मंदिरों की। यानी ऐसी बनावट लग रही है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ। आग के स्तंभ तो शव की आग, पानी के स्तंभ जहाँ मंदिर बना हुआ है, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, अर्घ्य यानी तर्पण करना, पानी चढ़ाना। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में, यानी बरसों से गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। देखो यहाँ कहा गया है कि गंगा के जल में अपनी एक टांग पर बनारस शहर खड़ा है, और कैसा लग रहा है? यह किसी अलक्षित सूर्य की भांति लग रहा है। अलक्षित का मतलब क्या है? लिख लो, न देखा हुआ। अलक्षित का मतलब लिखो आप, न देखा हुआ, अज्ञात, जिसको हमने ना तो देखा ना जिसका हमको पता है। तो यानी बनारस शहर ऐसा लगता है कि गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा है शताब्दियों से, और जिसे कभी न देखा हो। इस तरीके से लग रहा है कि सूर्य को अर्घ्य दे रहा है और दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी उसे अपनी दूसरी टांग का, दूसरे अस्तित्व का पता ही नहीं हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे की लाइन लिखेंगे। आपने जहाँ तक मैंने बोला लिख लिया, ये लिखिए। अब ये लिखो, जो है वह खड़ा डॉट 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 डॉट
बिल्कुल बेखबर। ये पंक्तियां हैं, किसकी पंक्तियां हो गई? कवि केदारनाथ सिंह की। कौन सी कविता से? बनारस कविता से। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। संदर्भ क्या है? कवि ने बनारस शहर की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का वर्णन किया है। आगे अब हम व्याख्या देखेंगे, जो हमने अभी ऊपर कविता पढ़ी है उसका। कवि कहता है कि बनारस जो कुछ है वह बिना किसी खंबे के सदियों से खड़ा है। अब इसका क्या, ये जो प्रतीक लिया है इसका अर्थ क्या है? लोगों के मन की आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति आदि सब कुछ बिना सहारे के अपने आप ही लोगों के जनजीवन में रच बस गए हैं। जो दिखाई नहीं देता है उसे राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंबे, आग के खंबे, पानी के खंबे, धुएं के, सुगंध के, आदमी के उठे हुए हाथों के खंबे थामे हुए हैं। बनारस शहर सदियों से किसी न देखे हुए सूर्य को अर्घ्य देता हुआ गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है। मतलब क्या है इसका? अर्थात दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान बना है। लोग गंगा स्नान करते हैं, सूर्य को ईश्वर का रूप मानते हुए एक पैर पर खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। उस समय उन्हें अपने दूसरे पैर का ध्यान नहीं होता है। तो जिस प्रकार से लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं अपनी एक टांग पर खड़े होकर, और दूसरे पैर का भान उन्हें नहीं होता है, उसी प्रकार बनारस शहर के बारे में कहा गया है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि इसे अन्य संस्कृतियों से न चिंता है, न लगाव और न द्वेष। इसीलिए यह शहर अपने आप में पूर्ण है, विलक्षण है, अद्भुत है। अब आप ये लाइन लिख लीजिए अपनी कॉपी में विशेष में, कि बनारस में एक तरफ आध्यात्मिकता का दर्शन होता है तो दूसरी तरफ आधुनिकता का। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अगली लाइन लिखो आप। अगर ध्यान से देखो ... और आधा नहीं। ये लाइन लिख लो आप। फिर ये लाइन किसकी है? लिखो केदारनाथ सिंह की। किस कविता की है? बनारस की। ठीक है, तो ये लाइन है केदारनाथ सिंह की और बनारस की। लिख लिया। अब हम इसका ये पढ़ेंगे। संध्या के समय बनारस शहर को ध्यानपूर्वक देखने पर पता चलता है कि यह शहर आधा पूर्ण है, आधा रिक्त है। संध्या के समय मंदिरों, घाटों पर आधा बनारस शहर जल, मंत्र और फल से भगवान की आरती करते हुए श्रद्धा भक्ति में सरोबार दिखाई देता है। ये शिल्प सौंदर्य आपके काम का नहीं है, ये 12th क्लास के बच्चों के काम का है। ये प्रश्न है वो भी हमारे काम के नहीं है। तो ये हमने बनारस कविता पढ़ी थी केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह ने कक्षा 12 की बुक में 2 कविताएं बताई है। पहली बनारस थी जो हम पढ़ चुके, और दूसरी कविता ली है इन्होंने दिशा। अब दिशा क्या है ये इन्होंने बताया है एक बच्चे को माध्यम बनाकर। देखिए, हिमालय किधर है? यहाँ पर ये कहा है हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। इधर उधर उसने कहा। क्या कहा बच्चे ने? इधर उधर, जिस तरफ उसकी पतंग भागी जा रही थी। यानी कवि ने पूछा स्कूल के बाहर खड़े बच्चे से कि पतंग किधर है, सॉरी हिमालय किधर है। अब बच्चे को तो केवल पतंग दिख रही है, ठीक है, और जिधर जिधर उसकी पतंग उड़ रही है और वो कह रहा है इधर उधर, यानी कभी पतंग इधर जा रही है तो कभी पतंग उधर जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जिधर उसकी पतंग जा रही है उधर ही क्या हो गया? हिमालय हो गया। और कवि कहता है मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। अब ये कविता हमें क्या कहना चाहती है उसको हम पढ़ेंगे। दिशा कविता का परिचय, यानी इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है जो बताया। हेडिंग डालिए दिशा। किसकी कविता है? ब्रैकेट में लिख दीजिए केदारनाथ सिंह। अब देखिए, सबसे पहली लाइन लिख लो आप। दिशा बाल मनोविज्ञान पर आधारित कवि केदारनाथ की एक लघु कविता है। पहली लाइन ये लिख लीजिए। इसमें बच्चों को निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण हुआ। इसमें कवि पतंग उड़ाते हुए बालक से पूछता है कि बताओ हिमालय किधर है। इस पर बालक बिना कोई विचार किए
बाल सुलभ सरलता से उत्तर देता है कि जिधर उसकी पतंग उड़ती जा रही है हिमालय उधर ही है। और बालक का यह सहज उत्तर कवि को मोह लेता है और कवि सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना यथार्थ है। यथार्थ यानी वास्तविक स्थिति। उस वक्त वह क्या सोच रहा है वही स्थिति क्या है, यथार्थ है। तो बालक पतंग उड़ा रहा था और जिस वक्त वो पतंग उड़ा रहा था उसकी स्थिति क्या थी, उसके दिमाग में केवल उसे वही दिशा दिख रही थी जिधर उसकी पतंग उड़ रही थी। तो हिमालय भी उसके लिए वही हो गया। अब अगला देखो, ये प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हमने अर्थ देख लिया यहाँ पर। अब आप देखिए ये प्रश्न है या ये हमारे काम के नहीं है। और दिशा कविता के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, ये पूरा हमारा चैप्टर हो गया है। तो यहाँ पर हमने दिशा कविता देख ली और आपने उसका भावार्थ भी समझ लिया। इसमें बस ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी यही पूछी जाए कि दिशा कविता किस पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यही आपका आंसर बनेगा। तो ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट शब्दार्थ आए थे मैंने लिखवा दिए, पूरी कविता मैंने आपको पढ़वा दी, हिंदी अर्थ मैंने बता दिया। और कल हम अब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे विष्णु खरे का, ठीक है। तो विष्णु खरे ने 2 कविताएं ली है जो हम कल पढ़ेंगे, एक कम और सत्य। तो आप पहले से पढ़ लीजिए उस आपकी किताब में से, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।